हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे कोहलवर्ग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी है और एग्ज़ाम में भी इसके 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं और इस थ्योरी की जो स्टोरी है, मेन कौन सी स्टोरी है जिसके ऊपर इसके पूरे मोरल डेवलपमेंट का जो है बात की गई है, नैतिक विकास के बारे में बात की गई है। इसके बाद इसके जो 3 तरह के लेवल एंड 6 स्टेजेस, इनकी भी बात की जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहें। और कोहलवर्ग जो है वो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है, जो पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ही इस मोरल डेवलपमेंट को, थ्योरी को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो ज़्यादा इतना फेमस नहीं हुआ था, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो ज़्यादा फेमस हुई थी। तो कोहलवर्ग की थ्योरी जो मोरल डेवलपमेंट की है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। ये इन्होंने जो है लगभग बहुत सारे जो है अलग अलग स्टेजेस से, मान लीजिए आप अलग अलग एज के जो हैं बच्चे जो है उनके ऊपर जो है ये थ्योरी, ये पूरा मोरल डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत बनाया था। कैसे इन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह की ये सारी स्टोरी जो है एक डिलेमा के ऊपर आधारित है। डिलेमा क्या होता है, दुविधा। ठीक है, दुविधा, तो दुविधा के ऊपर आधारित है। यानी मान लीजिए कि इन्होंने जो है, इन्होंने अलग अलग टाइप के, अलग अलग एयर्स के, अलग अलग जो है बच्चे, एडोल्सेंट ले लीजिए, किसी भी एज के जो है इन्होंने बच्चे जो है इकट्ठे किए और इनको अलग अलग तरह की दुविधा में डाला। यानी अलग अलग ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला कि मोरली वो कौन सी रीजनिंग करके जो है, मोरल कौन सी मॉरल रीजनिंग का यूज़ करके, ठीक है, मॉरल रीजनिंग का यूज़ करके, अगर आपको देखिए, अगर आपको किसी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपको दोनों टाइप ही, दोनों तरफ से क्या है, आप ऐसे मानो कि फंस गए हो कि ये करना सही होगा या दूसरा करना सही होगा, किसी एक तरफ की तरफ जो है ज़्यादा ना जा सकें। ठीक है, उसमें से जो है रीजनिंग करके, मोरल रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए, यानी मोरल यानी जो हमारे जितने कानून बने हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी के जितने कानून बने हैं उनको ध्यान रखते हुए भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, या हो सकता है कि उस मॉरल से भी ज़्यादा आपको, यानी किसी नैतिक नियम से ऊपर उठ के आपको कोई डिसीजन लेना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पता किया था कि इन्होंने अलग अलग तरह की दुविधाएं दी थी बच्चों को, जिसके बाद इन्होंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन उनको किए थे कि किसी भी सिचुएशन में जाके आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो उन आंसर को, उन क्वेश्चनों के, उन डिलेमा के जो है, उन दुविधाओं में से बाहर निकलने के लिए जो बच्चों ने मोरल रीजनिंग का यूज़ किया, ठीक है, अलग अलग तरह की रीजनिंग, जैसे आपने रीजनिंग क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अलग अलग तर्क जो है इनका यूज़ करके जो है अपनी उस दुविधा से बाहर निकलने का एक रास्ता निकाला। ठीक है, तो इन्होंने जो है मेन जो है यहाँ पे जो बात की है, वो यहाँ पे जो बेसिक सी है जो बात हुई है, यहाँ पे हिंस की दुविधा के बारे में बात हुई है। ठीक है, हिंस की दुविधा। ठीक है, हिंस की दुविधा, हिंस की दुविधा यानी हिंस डिलेमा के बारे में बात की है। हिंस क्या है, ये एक तरह, एक जो है व्यक्ति होता है, एक इंसान होता है। ठीक है, हिंस होता है, एक आदमी होता है जिसको जो है एक बहुत ही अलग तरह की दुविधा में फंस जाता है ये, और इस स्टोरी के, हिंस की स्टोरी के ऊपर ही इन्होंने अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग बच्चों को, उनको अलग अलग तरह की जो है क्वेश्चन पूछे थे। तो इस हिंस की दुविधा यानी कि एक स्टोरी मैं आपको यहाँ बताऊंगी, उस स्टोरी के बेस पे जो है इन्होंने भी स्टोरी जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या, एक मान लीजिए एक कोई आदमी है, ऐसे हिंस नाम का कोई आदमी है, ऐसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे। ठीक है, हिंस नाम का कोई आदमी है। ठीक है, हिंस नाम का कोई आदमी है, उसकी वाइफ जो है, ये मान लीजिए हॉस्पिटल का बेड है, यहाँ पे उसकी वाइफ है, ऐसे कुछ मान लीजिए, मैं बता रही हूँ जस्ट। तो
हिंस नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ जो होती है उसको ना कुछ अलग तरह की कोई बीमारी होती है, जिसके बाद जो है उसका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन एक जो केमिस्ट की शॉप होती है, यानी मान लीजिए कोई एक मेडिकल स्टोर वाला मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो उसके पास वो दवाई होती है, क्योंकि उसने उस दवाई की खुद खोज की होती है, ठीक है, और वो एक ही दवाई होती है। तो ये डॉक्टर को पूछता है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए एक दवाई है जिसकी न्यू खोज हुई है, और वही दवाई जो है आपकी वाइफ को ठीक कर सकती है। तो हिंस जो है वो उस केमिस्ट की शॉप पे जाता है, उसको बोलता है कि मुझे वो दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी जो है ठीक हो जाएगी। तो वो जो होता है दुकान, जो केमिस्ट की शॉप वाला होता है, वो मना कर देता है, बोलता है वो जो है ना उस दवाई का प्राइस जो बताता है वो 10 गुना जो है ज़्यादा बता देता है, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा बता देता है उस दवाई का प्राइस। तो हिंस के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं उस टाइम पे। वो बोलता है कि नहीं, आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए और मैं फिर आपको बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन वो जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने अगर ऐसे ही दवाई दे दी, मैंने न्यू ये अलग तरह की दवाई खोज की है और मैं ऐसे दे दूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगी, और मैं वो नहीं देता है, ठीक है, इस तरीके से वो नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है हिंस जो है अलग तरह की एक दुविधा में फंस जाता है कि अब वो क्या करे, अपनी वाइफ को मरने दे या फिर उस दवाई की चोरी कर ले। अगर वो चोरी करता है तो वो जो हमारे सोशल नियम हैं, जितने भी मोरालिटी के हैं, उसके बीच फंस गया होता है, और एक लाइफ के बीच, किसकी वाइफ की लाइफ के बारे में सोचता है, एक तरफ जो है मोरालिटी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे हिंस क्या है, एक रीजनिंग करता है, मोरल रीजनिंग करता है, और उससे भी हाई लेवल की रीजनिंग करके वो जो है ये डिसीजन पे पहुंचता है कि लाइफ जो है मोरल नियमों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसलिए हिंस क्या करता है, उस केमिस्ट की शॉप में जाता है और उस दुकान को तोड़ देता है, और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके उस दवाई को निकाल लाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। तो ये थी हिंस की स्टोरी। अब इस हिंस की स्टोरी के ऊपर ही कोहल वर्ग ने जो है अलग अलग एजेस के बच्चों को ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चनिंग की कि क्या हिंस को चोरी करनी चाहिए थी, या क्या उस दवाई वाले को अपनी दवाई का बहुत ज़्यादा अमाउंट रखना सही था, या हिंस ने जो चोरी की है अपनी वाइफ के लिए, क्या उसको अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए था, क्या उसको बचाना चाहिए था, उसको चोरी करके उसने सही किया या गलत किया। इस तरह के जो हैं क्वेश्चन जो हैं कोहल वर्ग ने जो है अपने थ्योरी में पूछे थे, अपने बहुत सारे जितने स्टूडेंट उसने इकट्ठे किए थे उनको पूछे थे ये, ठीक है, ये हिंस की स्टोरी है। तो बेसिकली अगर बात करें मोरालिटी होती क्या है, अगर हम बात करें मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट ये होता क्या है, मोरालिटी होती क्या है, दो टाइप की मान लीजिए आप ये, एक आप मान लीजिए कि कोई भी किसी भी तरह का राइट डिसीजन, यानी कोई भी राइट डिसीजन लेना, और किसी तरह से हमें पता है कि रॉन्ग डिसीजन क्या है, ठीक है, सही और गलत में निर्णय ले पाना, ठीक है, सही और गलत यानी बहुत से मोरल नियम बने हैं, सोशली भी बहुत सारे बने हैं। जब इंसान जो है, कोई किसी इंसान को पता चलता है कि नहीं ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है, इस तरह की रीजनिंग कर पाता है, इस तरह के मोरल नियमों के बारे में सोच पाता है, सही और गलत का डिसीजन ले पाता है, उसी को क्या कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो मोरालिटी है मेन वो इसी चीज़ के ऊपर है कि वो जब इंसान को ये लगने लगता है कि क्या चीज़ सही हो सकती है और क्या गलत हो सकती है, इस चीज़ की जो इस अवधारणा का जब वो पता लगाने लग जाता है तो वो हो जाती है मोरालिटी, ठीक है। तो मोरालिटी बेसिक जो कोहल वर्ग ने जो है 3 स्टेजेस बताए हैं, वैसे 3 लेवल बताए हैं और स्टेजेस 6 हैं, ये बिल्कुल याद रखना है आपने। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं कि हर एक स्टेज में बच्चे जो सोचते हैं उनका सोचने का तरीका अलग होता है हर एक स्टेजेस में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है, वही बहुत बार पूछा भी गया है कि कोहल वर्ग की थ्योरी में कितने लेवल हैं, तो 6 नहीं बताने हैं अपने लेवल, ठीक है। जब आपसे लेवल पूछे जाते हैं दैनी आपने जो है 3 लेवल बताने हैं, 3 स्तर, ठीक है। हिंदी में कुछ भी हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आपने इंग्लिश का याद रखना है 3 लेवल, ठीक है। 3 लेवल और 6 स्टेजेस। अब ये 3 लेवल और 6 स्टेजेस क्या हैं, हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस दी हुई हैं कोहल वर्ग ने। एक फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस, सेकेंड लेवल में 2 स्टेजेस एंड थर्ड लेवल में भी 2 स्टेजेस, एंड इन स्टेजेस को मिला के ये होगी 6 स्टेजेस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने बिल्कुल। तो इन्होंने क्या है अलग अलग टाइप के जो है बताई हैं कि इस स्टेज में बच्चा जो है इस तरह के जो है मोरालिटी के अंडर आता है। तो फर्स्ट इनको जो है
फर्स्ट जो इनके कोहल वर्ग की जो फर्स्ट लेवल है, यहाँ हम लेवल की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन, ठीक है, प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन, ठीक। तो जो हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है कोहल वर्ग की, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसमें आप मान लीजिए कि प्री कन्वेंशनल में कितने साल के बच्चे आ जाते हैं, 4 to 10 के मान लीजिए, ठीक है, 4 to 10 एज के मान लीजिए, या कभी 3 या आपको 9 भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 3 to 9 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, ये आगे मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी तब। इसमें क्या है, बच्चे का जो है ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे होता है कि उनके माता पिता जो उन्हें सिखाते हैं उस पे होता है, जब बाहरी किसी इनाम या पनिशमेंट के डर से जो है मोरलिटी को निभाते हैं, ठीक है, कि हमने अगर ये काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो उस चीज़ को कर देते हैं, ठीक। सेकंड जो आता है, यानी ये बाहरी तत्वों पर निर्धारित है कि बाहर से उन्हें अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो काम करेंगे, और अगर उनको कोई पनिशमेंट का डर होता है इसलिए वो उस काम को करते हैं। इसके बाद आ जाती है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो होती है ये होती है 10 to 13, ठीक है, 10 to 13 में माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें भी 2 स्टेजेस बताई गई हैं। कन्वेंशनल का मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, प्री का होता है, प्री कन्वेंशनल होती है पूर्व परंपरागत, ठीक है, और जो कन्वेंशनल होती है परंपरागत। परंपरा से ही पता चल रहा है, जो कि पहले से नियम जो है, समाज के नियम जैसे बने होते हैं ना, कि लड़के को ये करना है, लड़की को ये करना है, इस तरीके से करना है, और अगर ये ऐसे अच्छा काम करेंगे तो उनकी नज़रों में अच्छे बन जाएंगे, अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उनकी नज़र में गलत बन जाता है। यानी ऐसी कोई चीज़ें जो कि परंपरागत तरीके से पहले से ही चलती आ रही हैं कि ये काम सही है और ये काम गलत है, ठीक है, उनको निभाने में। और थर्ड वाली जो आती है वो पोस्ट कन्वेंशनल आती है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल जो है 30 से ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी हैं 13 के ऊपर हो जाते हैं, जो वो ये सारे जो हैं इन सब चीज़ों से अलग सोचते हैं। ये जो पोस्ट कन्वेंशनल होते हैं परंपरा से भी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसे उत्तर परंपरागत भी कहा जा सकता है या गैर परंपरागत भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें जो है लोग जो हैं अपने, यानी इसमें इंडिविजुअली तरीके से सोचते हैं, ना कि कोई जो पहले से नियम बने हैं उसके तौर पे सोचते हैं। सिर्फ जो ये सोचते हैं कि हम इंडिविजुअली सोचते हैं कि हाँ कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, और नियमों में बंधी हुई चीज़ों को भी जो है उनको भी नहीं मानते जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लाइक एज पोस्ट कन्वेंशनल में जो हिंस था वो दुविधा में था कि उसने अपनी पत्नी को बचाना था, इसलिए उसने मोरालिटी को भी तोड़, ठीक है। जो हिंस था उसने वो पोस्ट कन्वेंशनल में ही था, क्योंकि एक तरफ तो उसके पास जो समाज के बनाए नियम थे कि चोरी करना गलत बात है, दूसरी उसकी वाइफ की जान जाने वाली थी, इसीलिए उसने क्या है वो दुविधा में फंस गया था। लेकिन उसने क्या है अपनी अंतरात्मा की सुनी, व्यक्तिगत डिसीजन लिया और उसने जो है अपनी वाइफ को बचाया, ठीक है। ये पोस्ट कन्वेंशनल में आ गया। तो अब ये स्टेजेस जो हैं आगे मैं आपको डिफाइन करती हूँ हर एक लेवल। तो फर्स्ट लेवल जो मैंने आपको बताया, प्री कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है, जो फर्स्ट स्टेज आती है वो फर्स्ट जो आती है स्टेज वो आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी कि दंड, मान लीजिए दंड और आज्ञाकारिता जो होती है, ओबीडियंस यानी आज्ञा माननी। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो क्या करता है, इसमें उसको पता होता है कि मैंने अगर कोई काम ये नहीं किया, जैसे मैंने अगर अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे क्या है दंड देंगे, ठीक है। लाइक एज आप मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, उसके घर में कोई मेहमान आता है तो फिर माता पिता बोलते हैं कि उसको जो मेहमान आएंगे उनको नमस्ते करना। बाई चांस अगर वो बच्चा नमस्ते नहीं करता है तो फिर उसको पनिशमेंट के तौर पे
जो है मम्मा पापा उस मेहमान के जाने के बाद उसको बताते हैं कि क्या होती है फिर पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें बच्चे को क्या होता है, डर की वजह से वो मोरल का जो है अपनी मोरलिटी निभा रहा है, ठीक है, ओबीडियंस यानी उसका पालन कर रहा है, पर किस वजह से, पनिशमेंट के डर से, यानी बाहरी किसी चीज़ से। सेकंड जो इसका है उसमें आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल, भी कह सकते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल भी मान सकते हैं इसको, यांत्रिक भी मानते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर जो माना जाता है, बहुत बार यही स्टेज पूछी जाती है जिसको कहा जाता है टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इसलिए कहा जाता है इसको, इस वाली स्टेज को टिट फॉर टैट इसलिए कहा जाता है कि इसमें अगर बच्चे को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तब वो काम करेगा। बाई चांस सोच लीजिए कि आप किसी काम में बिजी हैं और आपने अपने बच्चे को बोला कि वो बाहर जाके जो है कुछ सामान लेके आ जाए, तो वो पहले आपसे पूछेगा कि उस सामान को तो मैं ले आऊँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, यानी बदले में उसे क्या मिलेगा एक्सचेंज में। अगर उसे कुछ मिलेगा तभी वो जाके उस जो है मोरालिटी को निभाएगा, ठीक है, तब वो उस जो आपके नैतिक है तब वो नैतिकता का पालन करेगा, ठीक है। तो टिट फॉर टैट में ये भी एग्जांपल आ जाता है कि अगर बाई चांस किसी बच्चे ने किसी बच्चे का जो है क्लास में पेन तोड़ दिया तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ देगा, तो फिर टीचर अगर पूछे तो वो बोलता है कि इसने मेरा पेन तोड़ा था और मैंने भी इसका पेन तोड़ दिया, तो वो टिट फॉर टैट हो गया। यानी इसमें बच्चा क्या करता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने हित के बारे में, कि अगर उसके हित में कोई चीज़ हो रही है तब ठीक है, अगर उसको कहीं जाने के लिए बोला जाए और उसको अगर रिवॉर्ड दिया जाए कि हाँ, अगर बच्चे को कहा जाए कि आप अपना होमवर्क कर लो, फिर भी वो कहेगा कि होमवर्क कर लूँगा लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ तुझे चॉकलेट देंगे या कुछ ऐसा। तो ये समझ में आ गया होगा कि पहले में तो क्या है, पनिशमेंट का डर होता है, दूसरे में क्या है कि वो उसको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल यानी कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है किसी चीज़ का, तब जाके वो उस चीज़ को मानता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो प्री कन्वेंशनल में आप ये मान लीजिएगा 4 to 10 का माना जाता है, ये 3 to 9 भी माना जाता है। तो प्री कन्वेंशनल में ये माने कि प्री मैच्योर होते हैं बच्चे, जो होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं। कैसे, या तो वो दंड से मान रहे हैं, दंड की वजह से कोई काम कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की वजह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद जो है अगला आता है कन्वेंशनल। सेकंड जो लेवल आता है वो आता है कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, इस लेवल में जो है ये माना जाता है 10 to 13 के बीच माना जाता है, ये लेवल 10 to 13 के बीच माना जाता है। इस लेवल में क्या है, इस लेवल में जो थर्ड स्टेज आ जाती है, इसमें जो थर्ड स्टेज आता है वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चा जो काम करता है परंपरागत तौर पे, ठीक है, परंपरागत यानी जो पहले से नियम बनते आ रहे हैं कि हाँ बच्चा सोचता है कि हाँ मैं अगर कुछ अच्छा काम करूँगा तो मम्मी पापा मुझे क्या है अच्छा बच्चा मानेंगे, अगर मैं गलत करूँगा तो गलत मानेंगे। बाई चांस सोच लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, दूसरा बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो टीचर से शिकायत कर देता है कि मैम इसने ऐसे किया, तो वो क्या कर रहा है बच्चा, वो क्या है मैडम के सामने क्या है अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 स्टेज में आता है, ठीक है, 3 स्टेज में। तो गुड बॉय और गुड गर्ल में आपको पता चल गया होगा। अगर 10 से 13 साल के बच्चे अगर आपके भी घर में हैं तो आप देखोगे कि अगर आप उनको कोई काम, तो वो आपके सामने जो है अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो 4th स्टेज आती है, इसके अंदर जो 4th स्टेज आती है दैट इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा की मानता है कि जितने भी सोशल ऑर्डर्स बने हुए हैं, सोशल नियम बने हुए हैं, जितने कानून बने हुए हैं, वो सारे मेंटेन करके रखता है कि नहीं हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना है, उसी अकॉर्डिंग जो है हमें चलना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि किसी भी तरह के वो जो मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर कहा जाए सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन
करना, मतलब अगर किसी बच्चे को आप कहो कि आप अपनी कक्षा को आपको छोड़ना है तो वो बोलेगा नहीं, कि नहीं ये जो है स्कूल के नियम के विरुद्ध है और मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ। ठीक है, जो सोशल के ऑर्डर के जितने भी नियम बने हुए हैं उन सबको बच्चा क्या करता है, मानता है। ठीक है, सोशल के जितने भी नियम हैं सोसाइटी के बने हुए हैं उसको पता होता है कि अगर मैं स्कूल में बंक मारूंगा तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, कि ये नियमों के विरुद्ध है, इस तरह की जो है मानता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो स्टेज है वो कौन से लेवल में आती है, दैट इज कन्वेंशनल लेवल। तो आपने ऐसे याद रखना है, ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो लेवल है वो आपको पता है कि पोस्ट कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल जो फिफ्थ स्टेज जो मानी जाती है, जो फिफ्थ स्टेज आती है, पोस्ट कन्वेंशनल में जो फिफ्थ स्टेज आती है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध क्या होता है, अब इसमें क्या है, ठीक है, जो सामाजिक अनुबंध होता है इसमें क्या मानता है व्यक्ति, इसमें मानता है जो होता है बच्चा जो होता है इस स्टेज का, वो ये मानता है कि कई बार जो जितने भी हमारे सोशली नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, कई बार जो है हमारे मूल्य और सिद्धांत उससे भी ऊपर हो सकते हैं। लाइक एज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर जो है आपको सबको पता है कि सड़क पे जो लाइट क्रॉस, जो रेड लाइट है उसको क्रॉस करना गलत बात है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस वगैरह अगर कोई वहाँ पे जा रही है तो उसके लिए वो सही है, वो गलत बात नहीं है, क्योंकि उस एम्बुलेंस का उस हॉस्पिटल तक पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन मूल्य सिद्धांतों को निभाना उस कानून से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंसान जो है वो सोचने लग जाता है, कैसे, अपने ही इंडिविजुअली तौर पे जो है सोचने लग जाता है। इसमें पोस्ट कन्वेंशन में क्या है कि जो लोग होते हैं वो अपने इंडिविजुअली जितने उनके विचार हैं उनको सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे जितने भी मूल्य या सिद्धांत हैं हमारे कुछ भी, तो वो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी इसमें ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो सोशली से भी ऊपर सोच रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है व्यक्ति समाज के नियमों का पालन तो करता है, पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पालन तो करेगा ही, लेकिन कभी कभी वो जो है अपने सही के लिए या दूसरों के सही के लिए उन नियमों को पार भी कर जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारी 6 वाली स्टेज आती है जो कि पोस्ट कन्वेंशनल के बीच में आती है, जो 6 स्टेज आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल में दैट इज यूनिवर्सल एथिकल यानी कि सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्ता सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये वही सिचुएशन है जो हिंस की सिचुएशन थी। ठीक है, इसमें क्या है, हिंस के पास एक था कि या तो वो अपनी पत्नी को मरने देता या फिर अपने जो मोरल जो डेवलपमेंट है या मोरलिटी को जो निभा लेता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो अपनी जो है अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, फिर चाहे उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं जेल भी जा सकता हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी वो क्या है अपनी मोरालिटी को साइड में रख के जो है लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, लेकिन जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। इसमें जो है जो व्यक्ति होता है वो अपनी जो है अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, चाहे फिर वो कितने भी बड़े जोखिम में क्यों ना फंस जाए बाद में, लेकिन वो अपने ये सोचता है कि हाँ सोशल के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, अगर मेरी वाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर चोरी वो कर लेता है। ठीक है, तो ये इसके जो है 6 स्टेजेस थी और 3 लेवल थे, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, प्री में आपको पता चल जाएगा, प्री कन्वेंशनल में पता ही है, या तो दंड से बच्चा चलता है या फिर रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, जो कन्वेंशनल है उसमें जो है अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा जो है सोशल के जितने भी हैं उनको जो है निभाने की, यानी उन सोशल जितने भी होते हैं उनको मानने की कोशिश करता है। ठीक है, सोशल ऑर्डर जो होते हैं उनको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। लेकिन जो आता है थर्ड लेवल, उसमें व्यक्ति क्या है कि मानता तो है सोशल के जितने भी कानून है, मानता है कि हाँ रेड लाइट क्रॉस करना गलत है, लेकिन
अगर किसी व्यक्ति की जान खतरे में है, एम्बुलेंस में है, तो वो उस रेड लाइट को भी क्रॉस कर लेगा, उस नियम को तोड़ देगा, उस रेड लाइट को क्रॉस करना सही मानेगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल में क्या आ जाता है कि वो बिल्कुल ही अपनी अंतरात्मा की सोचता है, और फिर वो अपने चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा जोखिम क्यों नहीं उठाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे लेवल। अब ये कोहलवर की थ्योरी तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कोई ना कोई होता है जो आलोचना भी करते हैं। मेन आलोचना इनकी ये है जो इनकी मेन आलोचना की गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी आलोचना के बारे में, ठीक है। कैरोल गिलिगन नाम की एक लेडी थी, ठीक है। क्या हो गया इसको, खैर मैं इधर बता देती हूँ। कैरोल गिलिगन नाम की लेडी है, इसने आलोचना ये की थी कि जो कोहलबर्ग है उसने अपने मोरल डेवलपमेंट में सिर्फ पुरुषों को महत्व दिया है, यानी कि पुरुषों को आगे रखा है। हाँ, ये है कि इन्होंने जो है पुरुषों पर ही ज़्यादा ये मोरल डेवलपमेंट के इस थ्योरी का प्रयोग किया था, ठीक है, जो भी इन्होंने किया था इस थ्योरी को। तो इनका ये मानना था कि अगर लेडीज़ को इस बारे में इन क्वेश्चनों को रखा जाता लेडीज़ या लड़कियों के आगे, तो हो सकता है उनके आंसर डिफरेंट आते, और पुरुषों का सोचना कुछ अलग तरीके से होता है, और जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा देखभाल के तरीके से सोचती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा अलग लेवल के बारे में अलग हिसाब से सोचते हैं। इन्होंने 11 स्टोरीज के ऊपर काम किया था, ठीक है, जिनमें से ये हिंस की स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और हिंस के डिलेमा को जो बहुत ज़्यादा जो है इस मोरल डेवलपमेंट में माना जाता है। तो आपने बिल्कुल याद रखना है कोहलवर का और हिंस का डिलेमा के बारे में, ठीक है। तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लिंग भेद हुआ है, ठीक है, लिंग भेद हुआ है, ये इन्होंने कहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि लिंग भेद हुआ है, ये किसने किया था क्रिटिसिज्म, कैरोल गिलिगन ने। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एकमात्र जो कोहलबर्ग के जो थ्योरी है उसके जो क्रिटिसिज्म जो करती है, जो उन्होंने आलोचना की है, वो कौन है, कैरोल गिलिगन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है, कोहलबर्ग कैरोल ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद जो है एक और जो है इसके बारे में आलोचना आती है कि इन्होंने जो है नैतिक सोच को ज़्यादा, नैतिक सोच तक ही अपनी मोरालिटी को जो है रखा है, ना कि व्यवहार तक। क्यों व्यवहार तक क्यों नहीं, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो नैतिक सोच तो रखते होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बता देंगे आपको कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन डेफिनेटली वो कई बार होता है कि वो वैसा व्यवहार करते नहीं है, सिर्फ बताते हैं कि हाँ इतने अच्छे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए, लेकिन वैसे होता नहीं है। लाइक जब मान लीजिए कि कुछ नेता होते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के जो हैं आपको अलग अलग तरह की जो है नैतिक दावे करते हैं, लेकिन कई बार जो है वो उससे विपरीत ही करते हैं, उनका व्यवहार वैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया कोहलबर्ग की थ्योरी। थैंक यू।